गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमारी क्लास बायोलॉजी, इसमें लेसन है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। देखिए, विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर इन रिलेशन, इसमें हम कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न दाबों का अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन ने बात की है स्फीति दाब की। स्फीति दाब, सेकंड है यहाँ पर भित्ति दाब, थर्ड है इसमें परासरण दाब, और फोर्थ है इसमें विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, इसे चूषण दाब भी कहा जाता है। इसे चूषण दाब भी कहा जाता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के दाबों के अंदर जो संबंध होता है, यह संबंध एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कहते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अर्थात विसरण दाब न्यूनता का मान परासरण दाब तथा स्फीति दाब के अंतर के बराबर होता है, जिसे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी कहते हैं। यह डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी जो होती है, इसे अगर एक ग्राफ के द्वारा समझा जाए तो इस ग्राफ के अंदर जो एक्स अक्ष है, इसे तो वायुमंडलीय दाब के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे दर्शाया जाता है कोशिका का आयतन। कोशिका का आयतन। यदि मान लीजिए कोई कोशिका स्लत अवस्था में है, स्लत अवस्था में है, तो इस दौरान कोशिका यदि क्या है, स्लत अवस्था में, तो इस दौरान कोशिका के अंदर अवस्था कैसी है, पिचकी हुई है। तो कोशिका के अंदर क्या होगा कि स्फीति दाब का मान जो है यह क्या है, अत्यंत कम, और भित्ति दाब जो है यह भी क्या हो रहा है, बहुत ही कम लग पा रहा है कोशिका में, जिसके कारण से कोशिका स्लत अवस्था में। परंतु इस दौरान कोशिका के अंदर चूषण दाब का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है या अधिकतम होता है। अर्थात विसरण दाब न्यूनता का मान जो होता है सर्वाधिक होता है। इसीलिए स्लत कोशिका जो होती है, इसे यदि किसी अल्प पराशरी विलयन में छोड़ दिया जाए तो वह कोशिका ज्यादा मात्रा में क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, तो जिसे चूषण दाब कहते हैं। तो चूषण दाब क्या है, या विसरण दाब न्यूनता का मान जो होता है स्लत कोशिका के अंदर क्या सर्वाधिक होता है। इस दौरान जैसे जैसे क्या है, कोशिका जल का अवशोषण करेगी, तो इस दौरान क्या होगा, कोशिका के अंदर स्फीति दाब के मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, और स्फीति दाब का मान जो है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे कोशिका जल अवशोषित करती है, स्लत कोशिका में क्या होता है, जल अवशोषण के कारण से या विसरण दाब न्यूनता के कारण से क्या होता है, स्फीति दाब का मान भी लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, और कोशिका स्लत अवस्था से किस में आ जाएगी, पूर्ण स्फीत अवस्था में। पूर्ण स्फीत अवस्था में। तो स्लत कोशिका से जब पूर्ण स्फीत अवस्था का निर्माण होता है, तो उस दौरान कोशिका का आकार जो है वो फैलता है, और इस दौरान क्या होता है, कोशिका के अंदर जल अवशोषण के कारण से स्फीति दाब के अंदर वृद्धि होती है। जैसे जैसे स्फीति दाब में वृद्धि होगी, वैसे वैसे कोशिका पर स्फीति दाब लगेगा, तो कोशिका भित्ति भी क्या करेगी, इस स्फीति दाब को कम करने का प्रयास करेगी, जिसके फलस्वरूप कोशिका की भित्ति के द्वारा भी क्या होगा, एक विपरीत दाब उत्पन्न होगा, और यह दाब क्या होगा, भित्ति दाब कहलाएगा। तो यह मान जो होता है, स्फीति दाब का मान भित्ति दाब के मान के क्या होता है, बराबर परंतु विपरीत होता है। पूर्ण स्फीत अवस्था जैसे ही कोशिका प्राप्त करती है, उस दौरान कोशिका के अंदर परासरणी सांद्रता में भी क्या आती है,
कमी आती है, या परासरण दाब के मान में भी क्या आती है, कमी आती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सलत कोशिका के अंदर परासरण दाब का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। परंतु जैसे जैसे कोशिका अपना पूर्ण स्फीत अवस्था ग्रहण करेगी वैसे वैसे उस पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर परासरण दाब का मान जो है वो घटता चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं सलत कोशिका अवस्था में परासरण दाब का मान अधिकतम होता है, विसरण दाब न्यूनता का मान भी क्या होता है, अधिकतम होता है, परंतु भित्ति दाब तथा स्फीति दाब का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसे इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, जिसके आधार पर यह समीकरण प्राप्त हुई है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी कि विसरण दाब न्यूनता का मान जो है परासरण दाब तथा स्फीति दाब के अंतर के बराबर होगा। कैसे कि देखिए यहाँ पर जब कोशिका सलत अवस्था में, उस दौरान क्या है, विसरण दाब न्यूनता का मान क्या है, यहाँ पर सलत अवस्था के अंदर सर्वाधिक है, और उस दौरान क्या है, परासरण दाब का मान भी क्या है, सर्वाधिक है। परंतु जैसे जैसे कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में आती है वैसे वैसे क्या होता है कि परासरण दाब के मान में कमी आती है और स्फीति दाब का मान जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके आधार पर एक समीकरण प्राप्त की गई है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब इसमें दो स्थितियां हैं, पहला तो है सलत अवस्था, सलत अवस्था, सलत अवस्था, कोशिका सलत अवस्था में या पिचकी हुई अवस्था में, उस दौरान डीपीडी का मान क्या होगा, सर्वाधिक, ग्राफ के द्वारा अपन ने देखा। अब जब स्फीति दाब का मान क्या है यहाँ पर, अधिक, तो उस दौरान क्या है, परासरण दाब का मान क्या है, कम हुआ है। परंतु कोशिका जब सलत अवस्था में, उस दौरान स्फीति दाब लग ही नहीं रहा है, यानी कि ये स्फीति दाब क्या है, न्यूनतम, परंतु परासरण दाब का मान क्या है यहाँ पर, अधिकतम। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि सलत कोशिकीय अवस्था के दौरान डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, परंतु टीपी का मान, स्फीति दाब का मान यहाँ पर क्या है, न्यूनतम है, जिसे नगण्य माना गया है, जीरो माना गया है। स्फीति दाब क्या है, न्यूनतम। तो यहां पर जो है टीपी को जीरो कर दिया जाए तो डीपीडी बराबर हो जाएगी ओपी के। डीपीडी बराबर किसके हो जाएगी, ओपी के, यानी कि विसरण दाब न्यूनता का मान जो है यह परासरण दाब के मान के बराबर होगा। किस अवस्था में, जब कोशिका कैसी है, सलत अवस्था में। परंतु यदि कोशिका कैसी है, स्फीत अवस्था में, स्फीत अवस्था के दौरान क्या होगा, कोशिका पूर्ण रूप से क्या फूली हुई है, उस दौरान क्या हो जाएगा, पूर्ण स्फीत अवस्था में, पूर्ण स्फीत अवस्था में उस दौरान क्या हो जाएगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब यहां पर पूर्ण स्फीत अवस्था में देखिए परासरण दाब के मान में कमी आई है, यह कमी कितनी है, स्फीति दाब के अंतर के बराबर। परंतु क्या है, पूर्ण स्फीत अवस्था में कोशिका जल का अवशोषण नहीं करती है, यानी कि डीपीडी जो होता है, विसरण दाब न्यूनता जो होती है वो क्या हो जाती है, शून्य मान ली जाए, क्योंकि जल का अवशोषण होगा नहीं, चूषण दाब लगेगा नहीं, तो क्या होगा कि पूर्ण स्फीत अवस्था के अंदर इसे शून्य माना जाएगा। तो ये हो जाएगा डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब डीपीडी जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर परासरण दाब का मान जितना कम हो रहा है वह किसके बराबर होगा, स्फीति दाब के, यानी कि टीपी के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा स्फीति दाब उत्पन्न होगा उतना ही परासरण दाब के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जब कोशिका पूर्ण रूप से पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है उस दौरान परासरण दाब और स्फीति दाब दोनों का मान जो होता है ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता का मान क्या है, जीरो हो गया या नगण्य मान लिया गया। क्यों, क्योंकि कोशिका उस दौरान जल का अवशोषण नहीं करती है, तो विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब जो होता है वो नगण्य हो जाता है, जिसके कारण से परासरण दाब स्फीति दाब के मान के बराबर हो जाता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम इन सभी
दाबों के अंदर संबंध को देख सकते हैं कि कोशिका में किस प्रकार से ये दाब जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है